हेलो किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन का अमरदीप भास्कर और नीलम बेन की नमस्कार। नीलम बेन, हाँ भैया। हेलो किसान कार्यक्रम अपन अपने किसान भैयन के लाने प्रत्येक गुरुवार का लेके आउत। अपने हेलो किसान कार्यक्रम में किसान भैया फोन के माध्यम से जुड़त बातचीत करत। हाँ भैया, और देखो जब बातचीत कराते हैं उनके लाने हमारे फोन नंबर की जरूरत होते है। तो हमारे कार्यक्रम को नंबर है 051023200068। तो ई नंबर पे किसान भैया प्रत्येक गुरुवार का दिन में 2 बजे से 2:30 तक फोन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज के हेलो किसान कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेश्वर सिंह जी, सस्य वैज्ञानिक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। डॉक्टर साहब को अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है रबी फसलों का भूमि के अनुसार चयन एवं उनके सस्य प्रबंधन। नीलम बहन, देखो कोनो किसान भैया अपन से बातचीत करो चाह रहे और जा बजन लगी फोन की घंटी, तो उनसे अपन बातचीत करत। बिल्कुल भैया। हेलो। हाँ भैया नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार साहब, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे? हम बोल रहे साहब नेगुआ से। नेगुआ से। भैया का नाम है अपन को? हम और नाम है भैया राम कुशवाहा, नेगुआ। अच्छा, नवाड़ी से बोल रहे। बिल्कुल। हेलो किसान कार्यक्रम को जो आज को विषय है वो रबी फसलों का भूमि के अनुसार चयन एवं उनकी सस्य प्रबंधन। और आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ भैया उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश्वर सिंह, सस्य वैज्ञानिक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आए। और रबी की जो फसलें हैं तो उनसे जुड़ी भाई जो भी समस्या हो, कोनो सवाल हो, बुआई से जुड़ो हो या बीज से जुड़ो हो, तो आप विशेषज्ञ भैया से जान सकते। हेलो डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ बताएं। हेलो साहब। डॉक्टर साहब हमारा प्रश्न है साहब कि जैसे अभी रबी की तैयारी चल रही जी, इसकी पहले अपन तैयार किस प्रकार करने के बारे में थोड़ी जानकारी। जैसा कि देखा गया है आज की डेट में जो वापसी वाला मानसून था, बारिश थी, उसके चलते खेतों में नमी बनी हुई है जी। तो इस वजह से किसान भाई सबसे पहले तो यही आग्रह रहेगा कि इस खेत की नमी का प्रयोग करते हुए बुआई को सुनिश्चित करें, ताकि एक अतिरिक्त सिंचाई जो देनी पड़ सकती है वो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, तो खेती की लागत में कमी आएगी। जी सर। तो सर्वप्रथम यही है कि जिन किसान भाइयों के हल्के खेत हैं, मान लीजिए आपके खेत, अब आपका हल्का खेत है कि भारी खेत है? काली वाली मिट्टी है। हाँ, भारी मिट्टी है। तो भारी मिट्टी अभी जोत में अब आएगी हफ्ता 10 दिन बाद। हाँ, जो किसान 10 दिन बाद। हाँ, तो जो किसान भाई के हल्का खेत है और मान लीजिए आज की डेट में अब धूप भी कम हो गई है, तो अब उतनी दिन की गर्मी उतनी नहीं रह गई है, तो किसान भाई ये कोशिश कर सकते हैं जिनके हल्के खेत हैं वो अपने खेत को 2-3 दिन बाद जोत लगा के बढ़िया से 1-2 बार पहले तो चला लें अपना ये डिस्प्लाउ, ताकि जो भी खरीफ की घास हो खरपतवार, मान लिया आप धान काटे हैं अगर, तो धान का जो भी पुआल है वो कट जाएगा। तो डिस्प्लाउ चला के उसके बाद फिर कल्टीवेटर पाटा लगा के खेत को तैयार करें। और उत्तर पश्चात अगर हल्के खेत हैं तो हल्के खेत आप सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त है, तो आप अगले हफ्ता से मतलब ये 2-3 दिन खेत तैयार करने में लगा दें और 13-14 से सरसों की बुआई का शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा सर, बुआई ये जो जैसे 15 बुआई चालू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है, खेत में नमी बनी हुई है, मौसम भी ठंडा हो गया है, तो ये अब सरसों बुआई का उपयुक्त समय है जी। और जैसा कि आपने बताया कि आपका खेत भारी है, तो भारी खेत मान लीजिए आपका खेत है तो आप या तो गेहूं लेते होंगे या तो चना लेते होंगे। हाँ सर, विशेषकर गेहूं लेते हैं। गेहूं लेते हैं तो गेहूं का अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। गेहूं की बुआई कोशिश कीजिए 20-25 अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद गेहूं की तैयारी कीजिए। लेकिन उसके लिए ये आग्रह है कि जैसा कि बारिश अभी हुई है तो आपका भारी खेत है, तो आपका भारी खेत 1 हफ्ते 10 दिन बाद जोत में आ जाएगा। जी जी। तो 10 दिन बाद उसको मतलब जोत में आते ही जोत के एकदम बढ़िया से, तो उसके बाद उसको पाटा मार दीजिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। अगर आप जोतेंगे नहीं और 10-12 दिन बाद, अगर आप 15 दिन बाद बुआई का कोशिश करेंगे तो नमी उड़ जाएगी, तो फिर आपको अतिरिक्त सिंचाई देनी पड़ेगी। तो सही बात है। तो 1 हफ्ते बाद जैसे ही आपका खेत जोत में आता है तो खेत को बढ़िया से जोत के पाटा मार के तैयार रखिए। आप बीज कौन सा लेते हैं, किस प्रभेद का लेते हैं, तो वो प्रभेद अपना लेके तैयारी रखिए। और जो भी अनुशंसा है, बीज दर हो गया, कोशिश कीजिए 25 अक्टूबर तक अपने गेहूं की बुआई आप कर सकते हैं जी। और जी सर, हमारा क्वेश्चन है सर जी, जैसे कि हम 1 एकड़ में गेहूं बता रहे हैं सर जी, तो इसमें कितना बीज और कितनी खाद डालना चाहिए? देखिए अब
जैसे हम लोग हेक्टेयर बेसिस पर अनुशंसा करते हैं, 1 हेक्टेयर में हाँ, 2.5 एकड़ होता है। जी सर। ठीक है, तो हेक्टेयर बेसिस पे करीब करीब 100 केजी बीज लगते हैं, तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज की अनुशंसा है। अगर आपका जैसे अपना बीज किसान भाई यूज कर रहे हैं, हर साल बाजार से किसान भाई नहीं खरीदते हैं कभी कभार, अगर खुद का बीज रखा हुआ है तो 10% बढ़ा लें, 40 केजी की जगह आप 40 की जगह 45 केजी तक प्रयोग में ले आए, क्योंकि उसमें जो बीज के जमने की क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप बाजार से खरीद के लगा रहे हैं तो 100 किलो पर्याप्त है प्रति हेक्टेयर। अगर आप अपने रखे हुए बीज को लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 10% मतलब 110 केजी तक बीज आप प्रयोग करके 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकते। ठीक है सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, कि जैसे ऐसी मतलब किस्में हैं जैसे पार्टी है, उसके बारे में थोड़ा। गेहूं में देखिए DBW 187 अभी आज की डेट में नंबर 1 पे चल रही है, बहुत अच्छी प्रजाति है। इससे करीब करीब आप किसान भाई लोग 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसका सही से सस्य विज्ञान क्रिया किया जाए, सामयिक बुआई की जाए, सही से आप अगर खाद पानी जो अनुशंसा है खाद की अनुशंसा है, जैसे मान लीजिए भारी खेत है तो आप 120 से 150 केजी 120-30 केजी तक नत्रजन दे दीजिए। उस नत्रजन को आप 2 से 3 भाग में दे सकते हैं, शुरुआती दौर में दे दीजिए और फिर प्रथम और दूसरी सिंचाई के संग दे सकते हैं। शुरुआती दौर में आप 30-40% दे दीजिए और बाकी का 2 हिस्सा आप बाद में दे दीजिए, 1 सिंचाई और 2 सिंचाई के बाद। और फास्फोरस और पोटास 60 केजी फास्फोरस और 40 से 50 केजी पोटास, और बाकी आप फास्फोरस पूरा का पूरा फास्फोरस और पूरा का पूरा पोटास, फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास जो होता है 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। ये आप शुरुआत में ही यूरिया, DAP और MOP के द्वारा खेत में दे दें और अपने मृदा की जांच करा लें। अगर आपकी मृदा में बोरान की कमी है तो फिर बोरेक्स दे दें। बोरान बहुत जरूरी है, जैसे खाने में नमक होता है वैसे ही बोरान की स्थिति होती है। तो अगर बोरान नहीं है तो उपज कम हो जाएगी, तो लेकिन बोरान अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर उसी तरह उपज पे नुकसान होगा। तो बोरान बिना मृदा की जांच कराए बोरेक्स का प्रयोग न करें किसान भाई। सर एक जैसे आप जो बताई DBW 187 करण वंदना, तो इसकी सर हाइट कितनी होती है सर? हाइट करीब करीब आपकी जाएगी 1 मीटर तक जाएगी करीब करीब। तो सर फिर इसमें जो गर्मी की जो मतलब फसल होती है वो गर्मी में कितना डराता है? थोड़ा सा आपको पोटास का डोज, अगर आप अच्छी उपज ले रहे हैं, देखिए जब उपज अच्छी है तो उसमें भार ज्यादा होगा, तो भार ज्यादा होगा। जो अंतिम स्थिति रहती है, जो मार्च का महीना होता है, फरवरी का महीना, जब दाने भरने लगते हैं तो भार ज्यादा हो जाता है। उस समय अगर बरसात हुई और हवा चल गई तो भार ज्यादा रहेगा तो पौधे गिर जाते हैं। उस संभावना को कम करने के लिए ये हम लोग अनुशंसा करते हैं कि जहाँ 50 केजी पोटास देना था उसकी जगह आप 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर कर दीजिए। किसान भाई 30 से 40 केजी पोटास दे रहे हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, तो उस अगर आप DBW 187 ले रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा है। कम से कम पोटास का डोज बढ़ा दें। जब पोटास का डोज आप बढ़ा देते हैं तो आपके कल्ले की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो पौधा जल्दी गिरेगा नहीं। जी सर। और दूसरा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी है। जो हम आपको कहे कि 100 केजी का मतलब, अगर किसान भाई कभी क्या कहते हैं 125-150 केजी कर देते हैं, तो अगर संख्या पौधों की बहुत ज्यादा हो गई तो फिर वो हवा का संचार अच्छा नहीं होता है, फिर उसकी वजह से भी पौधे गिर जाते। ठीक है, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कौन गांव से बोल रहे? सर हम बोल रहे हैं सर मंगलवाड़ा से सर। अच्छा, मंगलवाड़ा से। का नाम है भैया अपन को? ये हमारा नाम है दिनेश कुमार प्रजापति। अच्छा, दिनेश प्रजापति जी, स्वागत है अपन को हेलो किसान कार्यक्रम में। और रवि फसलन से अपन के जो भी प्रश्न जुड़े हुए हैं, बुआई से जुड़े भय या खाद से जुड़े भय, उर्वरक के प्रयोग से जुड़े भय, तो आज कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश्वर सिंह सस्य वैज्ञानिक उपस्थित हैं। आप अपने प्रश्न को जवाब उनसे ले सकते। जी सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो इसमें खरीफ की फसल थी हमारी हो गई है, अब हम जो रबी की फसल की हम बुआई करेंगे जी, तो हम अपने रबी की फसल में जो बीज है उसको बीज में कितना बीज डालेंगे और बीज कैसे उसकी रखरखाव करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं सर। चलें, अब थोड़ा सा आप हमको ये बताना चाहें कि रबी में कौन सी फसल लेना चाहेंगे? अभी इस समय सर रबी की फसल है, चना की फसल कर रहे हैं सर। चना की फसल कर रहे हैं जी, मूंगफली थी सर हमारी। अच्छा, मूंगफली थी, तो मूंगफली हो गई? जी हो गई है सर। चलिए, तो मूंगफली हो गई है, तो अब आप चने की खेती अभी थोड़ा अर्ली है। चने का खेत आप हफ्ता 10 दिन बाद आपका जोत में आ जाए तो जोत के तैयार रखिए। कहने का मतलब ये है कि खेत में चूंकि बारिश हुई है, आपके यहाँ भी बारिश हुई होगी, बिल्कुल
बिल्कुल है सर। तो बारिश है तो अभी तो पर्याप्त बहुत ज्यादा नमी है, तो ये नमी पे ही यूज करते हुए प्रयोग करते हुए हमको बुआई करनी है, हमको अतिरिक्त सिंचाई देके बुआई नहीं करनी है, ठीक है। जी, 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 तो जी। हफ्ते दिन बाद आप 9 दिन बाद 8 दिन बाद जैसे ही खेत आपका जोत लायक आता है, मतलब उसमें जोत कर सकें, तो आप उस खेत को जोत के अच्छे से तैयार 2-3 बार जोत कर दीजिए, 2 बार गहरी जुताई कर दीजिए, उसके बाद पाटा लगा के कल्टीवेटर पाटा लगा के अच्छे से तैयार रखिए। फिर जी। 20 अक्टूबर के बाद आप दलहनी फसल की बुआई को प्रयास करें। चना में कौन सा प्रभेद लेते हैं? सर ये देसी चना है सर हमारा। देसी चना है, तो देसी चना को आप उपचारित भी करते हैं। बीज के सर बुआई ये करते हैं, जैसे एक हमारा होगा 1 एकड़ में 40 किलो की बुआई करते हैं सर। जी हाँ, 40 किलो पर्याप्त है। हाँ जी। कौन सा सर उसमें उर्वरक डालें सर, कौन सा खाद देखिए, डालें? दलहनी फसल में उर्वरक का जो आपने प्रश्न किया है, तो दलहनी फसलों में चूंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की खुद भी क्षमता होती है, इसलिए नाइट्रोजन कम लगता है। इसमें बेसिकली हम लोग फास्फोरस ज्यादा देते हैं ताकि रूट अच्छे से डेवलप होते हैं, और फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, राइजोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, उसके लिए फास्फोरस बड़ा कारगर साबित होता है। तो आप जैसे 50 केजी अगर आप डीएपी दे रहे हैं, तो 50 केजी डीएपी देंगे तो नाइट्रोजन का भी काफी हद तक उससे काम हो जाएगा। और उसके अलावा आप 20 से 30 केजी आप पोटास एमओपी के थ्रू दे देंगे, तो फिर और कोई अन्य देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मृदा की जांच करा लेंगे और आपके मृदा में अगर सल्फर की कमी है मान लीजिए, तो सल्फर अगर थोड़ा सा आप दे देंगे 10 केजी 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से, अगर सल्फर की कमी है तो आपके फसल की उपज भी बढ़ेगी और फसल के जो दाने हैं उसकी चमक भी बढ़ेगी। अच्छा। तो लागत न बढ़े, इसलिए मृदा की जांच करा के अनुशंसित अगर उर्वरक देंगे तो आपको ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। वैसे सर हमारी गर्मियों में सर हमने जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद थी सर वो डलवा दिया था हमने। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने डाली थी सर। हाँ, अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें खाद में क्या होता है, नेचुरल खाद, प्राकृतिक खाद जो होती है, इसमें सब तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। हम लोग जब किसी भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें 1 ही 2 पोषक तत्व मिलते हैं। फसल कोई भी हो, चाहे सरसों ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो, चना ले रहे हो, अगर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए तो इसका अनुशंसा जरूर करें, इसका प्रयोग जरूर करें। इससे आपके खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है, उसके बाद पोषक तत्व तो लंबे समय तक फसल को उपलब्ध रहते हैं, और कई तरह के सूक्ष्मजीव को भी इसमें लाभ होता है, जिससे आपकी फसल और मृदा दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। दिनेश भैया, कार्यक्रम में फोन लगा भी के लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार भैया। जय सिया राम। हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है अपन को। का नाम है भैया अपन को? हमारा छक्कीलाल कुशवाहा। छक्कीलाल कुशवाहा जी, कौन गांव से बोल रहे हैं अपन? हम टेहरका से बोल रहे हैं, जिला निवाड़ी से। अच्छा, टेहरका से बोल रहे। अपन की रबी की जो फसलें हैं उनसे जुड़े जो भी प्रश्न होए, समस्या होए खाद बीज के बारे में, तो आज कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश्वर सिंह सस्य वैज्ञानिक उपस्थित हैं। अपन उनसे अपनी समस्या सवालन के बारे में जान सकत। आपका नाम रबी को सीजन आ गया है को बताओ आप कौन सी फसल को चयन करें हम? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मानसून की वापसी करीब करीब हो गई है। हाँ। तो अब ये उम्मीद कीजिए कि अब बारिश प्राप्त नहीं होगी, जो बारिश होनी थी वो बारिश हो गई। अच्छा। तो अगर आपके खेत हल्के खेत हैं, हल्की मिट्टी वाले खेत हैं, तो आप उसमें सरसों की बुआई के लिए जा सकते हैं। और सरसों की बुआई अगर आपको करनी है तो खेत की नमी आपकी अगर है तो 2-4 दिन में वो खेत जोत में आ जाएगा, अगर आपका हल्का खेत है तो। नहीं हाँ है हल्का, और सरसों की फसल में तो ताजा डाले थे खेत, वो ना तो कच्ची फसल बंद तो जुतानी तो हो गई है। जी जी। अपन सरसों की फसल पे जो आपका खेत है ना, आप उसकी जुताई कर लिए हैं? जुताई हो गई थी, अब पानी बरस गया तो कल पर। हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो अब 2-4 दिन बाद जब आपका खेत जोत लायक आ जाए, तो उस खेत को आप फिर से एक बार जोत के अपना आप उसकी बुआई कर सकते हैं। सीडड्रिल से अगर आप बुआई कर लेंगे तो आपको 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको सरसों का बीज की जरूरत पड़ेगी। और जो आपका उर्वरक लगता है, उर्वरक का क्या है कि इसमें करीब करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर के दर से अनुशंसित है। तो आप गंधक का प्रयोग जरूर करें। अगर आपके पास एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट, तो फास्फोरस देने के लिए डीएपी की जगह एसएसपी का प्रयोग करेंगे, तो उसमें फास्फोरस और सल्फर दोनों ही मिल जाएगा।
तो आपकी तेल की भी मात्रा सरसों के दाने में बढ़ेगी और सरसों की उपज भी बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। धन्यवाद। ठीक है भैया, कार्यक्रम में फ़ोन लगावे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगले किसान जब तक अपन से जुड़ रहे, अपन से एक बात जान लें कि मिट्टी के अनुसार फसलें, यानी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में ककरीली पथरीली भी मिट्टी है और भारी भूमि दोमट मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, तो कौन सी मिट्टी में कौन सी फसलें अपन लें, इस बारे में किसान भैया का बताओ। हाँ, तो अभी यही चर्चा चल रही थी जैसा कि तो हल्की मिट्टी में जैसा कि मैंने बताया कि सरसों की खेती उपयुक्त रहेगी फिलहाल। तो आप किसान भाई लोग जिनकी भी हल्के खेत हैं वो खेत को तैयार रखें और नमी को उड़ने ना दें। बिल्कुल। चूंकि दिन का तापमान कम हो चुका है, इसलिए हम दीपावली से पहले 15, 16, 17 अक्टूबर तक खेत में नमी की दृष्टि को देखते हुए हम सरसों की बुवाई के संग जा सकते हैं। और जो भारी खेत हैं उनमें हम गेहूं या चना की या मटर की खेती कर सकते हैं। तो भारी खेत अभी जोत पे नहीं आएंगे, जो अभी कल परसों में जो बारिश प्राप्त हुई है, अब भारी खेत जो भी होंगे वो एक हफ्ते बाद ही जुताई लायक आएंगे। लेकिन हमको जैसे ही जोत में खेत आए, खेत को जोत के तैयार कर देना है ताकि खेत से नमी उड़नी ना पाए। अभी आने वाले दिनों में त्योहार भी आने वाला है, तो दीपावली के मौके पे अगर हम व्यस्त हो गए और खेत की नमी अगर चली गई तो फिर हमको दोबारा सिंचाई देके तब हमको फसल लेनी पड़ेगी, तो हमारे बिना मतलब के खर्च बढ़ेगा। बिल्कुल। तो खेत को जोत के तैयार रखना है। एक गहरी जुताई कर लीजिए। अगर घास की समस्या ज्यादा है तो डिस्क प्लाऊ एक रूट आता है हैरो, आप डिस्क प्लाऊ से अगर करेंगे तो घास कट जाएगी अच्छे से। बिल्कुल। तो डिस्क प्लाऊ 2 बार चला दे। जिस खेत में घास की समस्या ज्यादा है या पुआल अगर खेत में ज्यादा पड़े हुए हैं तो डिस्क प्लाऊ चला के खेत को अच्छे से तैयार करके पाटा मार के रखें, ताकि जैसे ही पर्याप्त नमी आती है आप गेहूं, चना या अन्य दलहनी फसलों का बुआई ससमय कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक किसान भैया के फ़ोन आ रहे थे और उनने अपनी अपनी समस्या बताई। खरपतवार के बारे में अब कोनो किसान भैया ने नहीं पूछू, रबी फसलन में भी खरपतवार हो तो अपन जो बताओ, जैसे गेहूं की फसल किसान भैया लगा रहे, तो गेहूं की फसल में भी क्या तरह के खरपतवार देखे जाते, उनके नियंत्रण के लाने किसान भैया क्या करें, कौन कौन से खरपतवार गेहूं की फसल में परेशानी पैदा करत, इस बारे में अपन किसान भैया का जानकारी दे। चलें, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो हमको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि आधे से ज्यादा घासों की समस्या, खरपतवार की समस्या तभी खत्म हो जाएगी अगर खेत को हम अच्छे से जोत के खेत में बुआई करें। लेकिन उसके बावजूद खरपतवारों की समस्या आएगी। उसके रोकथाम के लिए फसल के अनुसार अनुशंसा की जाती है। जैसे सरसों में हो गया, गेहूं में हो गया, तो इसमें हम लोग कहते हैं पेंडी मिथलिंग का प्रयोग कर लें। पेंडी मिथलिंग का प्रयोग बुआई के तुरंत बाद किया जाता है। शुरुआत में जो खरपतवार उगने हैं उनकी समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि गेहूं में जैसे अन्य चौड़ी पत्तियों की समस्या या गेहूं के मामे की समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें मेट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान मिक्स करके एक दवाई आती है। चौड़ी और सकरी पत्ती और गेहूं का मामा सबको मारने के लिए एक ही दवाई से पर्याप्त हो जाएगी। आपको 4 बार दवाई प्रयोग नहीं करनी पड़ेगी। तो फसल बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद बिल्कुल किसान भाई ये जरूर सुनिश्चित करें कि बीज आप किसी भी विश्वसनीय संस्था से लें या विश्वसनीय दुकान से लें। जो भी विश्वसनीय क्षेत्र हैं, विश्वसनीय संस्थाएं, जैसे हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी किसानों को बीज वितरित किया जाता है, वहां से किसान भाई क्रय कर सकते हैं। भाई 100 दाना डालना है तो 100 दाने में कितना दाना जम रहा है। बिल्कुल। अगर 100 में 90 दाना जम रहे हैं, 95 दाना जम रहे हैं, तो आपका बीज बहुत बढ़िया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तौर देखने में आ रहा है कि आपने 100 दाना भिगोया और उसमें 60 दाना जम रहा है, 70 दाना जम रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको बीज बदलने की जरूरत है। आप अच्छी जगह से जाके बीज ले लें। और अगर किसी कारणवश बीज नहीं ले पा रहे हैं तो अपने बीज का दर बढ़ा दें। बिल्कुल। जैसे अगर 70% 75% ही जम रहा है तो आप अपने बीज का 100 केजी अगर देना है तो 100 केजी की जगह 125 केजी 130 केजी प्रयोग में लाएंगे तो आपकी ये जो भरपाई हो जाएगी। अन्यथा आपके खेत में पौधों की कमी हो जाएगी तो उपज में कमी आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अपन ने बहुत अच्छी जानकारी किसान भैया का दी कि जो बीज हैं वे प्रमाणित संस्था, विश्वसनीय संस्थानन से खरीदने, ताकि किसान भैया का बढ़िया बीज मिल सके। और घर को बीज बे रहे तो मात्रा बढ़ा के बें, जिससे उनको जो अंकुरण है वो बढ़िया हो सके। डॉक्टर साहब, एक बात और अपन से जानबो चाहें, कछु किसान भैया का करत के लगातार एक खेत में
वही फसल लगाओ तुरंत। अगर किसान भैया एक ही फसलें लगाओ तो उनकी उपज में का नुकसान हो, और अगर फसल चक्र अपनाओ तो उन्हें का फायदा मिले? फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल। एक ही तरह की फसल को अगर आप एक खेत में लेंगे, हमको तो रोज एक ही तरह का खाना मिलेगा, तो फिर हमारा जीभ ना उसको पसंद करेगा, ना हमारी बॉडी उसको पसंद करेगी। कहीं ना कहीं हमको किसी चीज की कमी होने लगी है, किसी चीज की अधिकता हो जाती है शरीर में। तो उसी तरह मिट्टी भी, अगर आप अलग अलग तरह की फसल का चयन करके फसल लगाते हैं साल भर में, तो अलग अलग तरह के उर्वरक मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह जड़ के द्वारा पदार्थ निकाले जा रहे हैं, तो मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। बिल्कुल। और जो कीड़े मकोड़े या खरपतवार रहते हैं, अगर एक ही तरह की फसल लगा रहे हैं तो उनकी निरंतरता बनी रहती है आपके खेत में, वो आपके खेत से पलायन ही नहीं करेंगे जी। अगर आप फसल बदल देंगे तो उनके पसंदीदा अगर आपकी फसल नहीं मिलेगी, तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं, बीमारी फैलाने वाले कारक हैं, वो आपके खेत से पलायन कर जाएंगे, तो आपके मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उपज की लागत भी कम हो जाएगी। फसलों का चयन बदल बदल के खेतों में करें ताकि मृदा की स्वास्थ्य बनी रहे और अच्छी उपज मिल सके। डॉक्टर साहब, किसान भैया जुड़ रहे, उनसे बात कर रहे थे। हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है अपन को। क्या कह रहे थे हम? मटर भाई है, मटर बई है के अबे बुआई करने हैं? थोड़ी थोड़ी ऊपर कड़े आई दो आंगूर की। अच्छा, अपन से बात करें, लेकिन अपन जो बताओ कि कौन सी गांव से बोल रहे? महेवा है गाँव है, गाँव के पास। अच्छा, महेवा से बोल रहे। का नाम है भैया अपन को? हर प्रसाद। अच्छा, हर प्रसाद भैया, डॉक्टर योगेश्वर सिंह सस्य वैज्ञानिक हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप अपनी मटर की जो फसल है उस बारे में जानकारी ले सकते। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार भाई, बताएं। मटर के पेड़े सूख रहे हैं, बाकी है दवाई। पेड़े आप मटर कब लगाए हैं? 8-10 दिन हो गए। तो इतना पहले कौन सी मटर, हरी मटर लगाए हैं क्या? हरी। हाँ, तो फिर तो आपको उसको ऐसा है, अनुशंसा यही है कि आप नंबर नोट कर लें पहले तो मेरा। अच्छा। 70-20-19। हाँ, 70-20-19 21-52। अब वो पौधे का उखाड़ने के बाद और उखाड़ने से पहले भी खेत में किस तरह से सूख रहा है उसकी फोटो दे दीजिए, थोड़ा मिट्टी जब खड़ा रहे, और उखाड़ के जड़ से लेके पूरे पौधे की फोटो, एक केवल जड़ की फोटो दे दीजिएगा, एक पूरी फोटो भेज दीजिए। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसका सही उपचार क्या होगा। ठीक है? अच्छी बात। ठीक। अमरदीप भैया, देखो अबे अपने जो किसान भैया बात कर रहे थे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो, किसान भैयन के सवालन को जवाब दे रहे थे डॉक्टर योगेश्वर सिंह, सस्य वैज्ञानिक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। बिल्कुल। नीलम बेन, डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब। नीलम बेन, अपने और भी जो किसान भैया कार्यक्रम सुन रहे, वे भी चाह रहे हो, उनकी इच्छा हो कि कार्यक्रम में उनको फोन लगे, उनकी जो खेती बाड़ी की समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान अपने हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से मिले, तो वे अपने कार्यक्रम में फोन के माध्यम से शामिल हो सकत। भैया बिल्कुल, बहुत ही नौनी बात करी अपन ने। तो ई के लाने देखो, हमारे जो कार्यक्रम है उनको नंबर है 051023200068। तो भैया हरो देखो, इको समय बिल्कुल ना भूले। कैसे समय है? प्रत्येक गुरुवार का दिन में 2 बजे से 2:30 के बीच में किसान भैया फोन लगा सकत और अपनी खेती बाड़ी से जुड़े भय प्रश्नन को जवाब विशेषज्ञ भैया से ले सकत। हाँ भैया, तो फोन करवो ना भूले। बिल्कुल नीलम बेन। और अब हो रहा आज के हेलो किसान कार्यक्रम को समय पूरो, तो अमरदीप भास्कर और नीलम बेन की नमस्कार।